किसानों के लंबे चले आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी है। जाहिर है कि कृषि कानून हटने के बाद देश की राजनीति में गर्माहट आनी थी, आई भी। कोई इसको किसानों की जीत बता रहा है, कोई इसमें सरकार की राजनीतिक विवशता तलाश रहा है। सवाल यह नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा। सवाल यह है कि पिछले एक साल से केंद्र की सरकार जिस कानून को देश के हित में बता रही थी, अचानक उसको वापस लेने की जरूरत क्यों आन पड़ी। यदि इस कानून से वास्तव में किसानों का अहित होना था तो यह बना ही क्यों, और यदि बना भी तो इसको वापस लेने में इतना विलंब क्यों हुआ, और यदि यह देश के बहुसंख्यक किसानों के हित में था तो इसको वापस लेने के पीछे क्या मजबूरी रही होगी। आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र झा। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आज बात करेंगे 3 कृषि कानून के वापस लेने के बाद उपजे हालात की। तीनों कृषि कानून किसानों के हित में था या विरोध में, इस पर चर्चा करना अब बेमानी होगा। कहते हैं कि कृषि कानून के विरोध में सर्वाधिक पंजाब और हरियाणा के किसान उठ खड़े हुए थे। इधर यूपी में इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता है। अलबत्ता दूसरे कई राज्यों पर भी आंदोलन के असर से किसी को कोई इनकार नहीं है। सवाल उठता है कि कृषि कानून को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान इतने उग्र क्यों हो गए। इस पर आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बताते चलें कि अगले साल यानी 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसमें 2 राज्य यानी उत्तर प्रदेश और पंजाब भी शामिल है। नाबार्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस वक्त 10.7 करोड़ किसान परिवार हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 26.3 करोड़ परिवार कृषि सेक्टर से जुड़ा बताया गया है। इनका देश की जीडीपी में 14% की हिस्सेदारी है, जो मायने रखती है। एक बात और जो यहां गौर करने वाली है वह ये कि इसमें से महज 11.9 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन है। बाकी के 14.43 करोड़ किसान भूमिहीन हैं और बटाई की खेती करते हैं। कई बार उपज की सही कीमत नहीं मिलने से अक्सर किसानों को नुकसान उठाना पड़ जाता है। पीएम किसान पोर्टल के आंकड़ों पर गौर करें तो अकेले यूपी में किसानों की आबादी करीब 2,81,44,408 है। जानकार बताते हैं कि कृषि कानून की आड़ लेकर विपक्ष किसानों के बीच अपनी पैठ को मजबूत बनाने की भरपूर कोशिश में जुटी थी। हालिया दिनों में हुए उपचुनाव का परिणाम भी इसी ओर इशारा करता है। लिहाजा केंद्र की सरकार सख्ते में आ गई और तीनों कृषि कानून को वापस करने का कठोर फैसला लेना पड़ा। अब इसके दूसरे पहलू पर गौर करिए। 3 कृषि कानून का सर्वाधिक विरोध पंजाब और हरियाणा में हुआ। पश्चिम यूपी में भी कुछ विरोध देखा गया। बाकी के अन्य राज्यों में भी विरोध हुआ, पर वह किसानों का विरोध कम और राजनीतिक विरोध अधिक माना गया। सवाल उठता है कि पंजाब और हरियाणा के किसान 3 कृषि कानून के खिलाफ इतने उग्र क्यों हो गए। अब इस सवाल को ठीक से समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना यहां जरूरी हो जाता है। दरअसल सरकार जो अनाज की खरीद करती है उसका सर्वाधिक यानी करीब 90% की खरीद अकेले पंजाब और हरियाणा से होता है। दूसरी ओर देश के अन्य किसानों को इसका मात्र 10% लाभ ही मिल पाता है। यानी देश के अधिकांश किसानों को एमएसपी के लाभ से वंचित रहना पड़ता है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश में केवल 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। बाकी के 94% किसानों को आज तक एमएसपी मिला ही नहीं। ऐसे अधिकांश किसान अपना अनाज बेचने के लिए सीधे बाजार पर निर्भर रहते हैं, जहां बिचौलियों के हाथे बरसों से किसान ठगी के शिकार होते रहे। पंजाब और हरियाणा के किसानों को डर सताने लगा था कि यदि नए कृषि कानून से पूरे देश में बाजार की एक रूपता लागू हो गई तो गेहूं और धान की खरीद पर बिहार और यूपी समेत कई अन्य राज्यों के किसान हावी होने लगेगा। ऐसे में पंजाब और हरियाणा का एकाधिकार समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। भारतीय खाद्य निगम की कार्यकुशलता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए बनाई गई शांता कुमार समिति की रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा करती है।
वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट के अनुसार देश के 10% से भी कम किसानों को एमएसपी का लाभ मिला। सरकार जो अनाज सबसे अधिक खरीदती है उसमें गेहूं और चावल शामिल है। अनाज खरीद के आंकड़ों को देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वाधिक लाभ पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता रहा है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की रिपोर्ट पर गौर करें तो पंजाब और हरियाणा में धान उत्पादन का करीब 80% सरकार खरीद करती है, जबकि गेहूं के मामले में 70% से अधिक की सरकारी खरीद की जाती है। यानी अन्य राज्य के किसानों को इसका लाभ मिलता ही नहीं है। दूसरे राज्यों में कुल उत्पादन का 1/4 या इससे भी कम की सरकारी खरीद की गई। इन्हीं कारणों से पंजाब और हरियाणा के किसानों ने नए कृषि कानून के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में खाद्य संकट उत्पन्न हो गया था। इससे निपटने के लिए उस वक्त ब्रिटिश इंडिया की सरकार ने वर्ष 1942 में खाद्य विभाग का गठन किया। आजादी के बाद 29 अगस्त 1947 को इसे खाद्य मंत्रालय में तब्दील कर दिया गया। बाद में वर्ष 1960 में इस मंत्रालय के तहत 2 विभाग बनाए गए। पहला था खाद्य विभाग और दूसरा था कृषि विभाग। खाद्य विभाग पर अनाज खरीदने का काम सौंपा गया। आजादी के बाद पहली बार 60 के दशक की शुरुआत में देश को गंभीर अनाज संकट का सामना करना पड़ा था, पहली बार हुआ था। इसके बाद कृषि क्षेत्र के लिए नीतियां बनाई गई और अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अनाज की खरीद के लिए 1964 में सरकार ने खाद्य निगम का गठन कर दिया। इसके 1 साल बाद एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाया गया और यहीं से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की शुरुआत हुई। किंतु इसका सर्वाधिक लाभ पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिला, जबकि देश के अन्य राज्यों में रहने वाले किसान इससे वंचित रह गए। ऐसे में एक ऐसे कृषि कानून की दरकार है जिसका लाभ देश के सभी किसानों को समान रूप से मिल सके। जाहिर है ऐसे कठोर कानून बनाने वाले सरकार या उनकी पार्टी को देश के कुछ राज्यों में नुकसान हो सकता है। सीधे कहें तो वोट बैंक का नुकसान हो सकता है। सरकारें गिर सकती है, पर इससे देश के अन्य किसानों को लाभ मिलेगा। सवाल उठता है कि प्रजातंत्र में वोट की लालच से परे कोई भी राजनीतिक दल फैसला न लेने की स्थिति में है क्या? तो जाहिर है कि निकट भविष्य में किसानों के लिए कोई अच्छी खबर आए, इसकी उम्मीद अब थोड़ी कम ही दिख रही है। खैर, आंदोलन के दबाव के बाद 3 कृषि कानून को वापस देने की घोषणा का अब साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। अब सीएए को हटाने की मांग उठने लगा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसके लिए भी लंबा आंदोलन शुरू हो जाए। इसके बाद 370 को बहाल करने की मांग उठ सकता है। हो सकता है इसके लिए भी लंबा आंदोलन शुरू हो जाए। पता नहीं क्या होगा। फिलहाल 3 कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को बहुत बहुत बधाई। उनका आंदोलन रंग लाया और सरकार को झुकना पड़ा। दरअसल यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है, जहां प्रजा के सामने सरकारें झुकती है। नमस्कार।